हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज टॉपिक के जो लास्ट आपके 51 से लेकर के 65 तक के प्रश्न बचे हैं उसको सॉल्व कराएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 51 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक हासिल किए और उनके अंकों का योग का 56% थे, तो दोनों छात्रों द्वारा प्राप्त अंक हमें ज्ञात करना। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि दो छात्र हैं, उनमें से एक जितना नंबर पाया उससे दूसरा क्या है 12 नंबर ज़्यादा पाया है। अब कह रहा है कि दोनों के अंकों का योग का 56% क्या है, दूसरे वाले लड़के का जो अंक है उसके बराबर है। तो आइए यहाँ बेसिक तरीके से देख लेते हैं। इसको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एक होगा हमारा बेसिक और एक होगा हमारा रेशियो मेथड। तो हम मान लेते हैं कि पहला जो लड़का है वो x नंबर पाया, तो दूसरा इससे 12 नंबर अधिक पाया, तो कितना पाया होगा x प्लस 12। अब कह रहा है कि दूसरा जो नंबर पाया है वो इन दोनों के योग का कितना है 56%। इन दोनों का योग अगर हम करेंगे तो 2x प्लस 12 होगा और इसका 56%, 56% का मतलब 56/100। इसका 56% क्या है, दूसरे लड़के का नंबर है, यानी x प्लस 12 के बराबर है। ये हमारा प्रश्न में कह रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा 14 बार में कटेगा, 14 चौको 56, ये होगा 25 बार में कटेगा। ठीक, अब देखिए इसको हम 25 को इधर पक्षांतर कर देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28x प्लस 12 चौक 48 और ये 12 कम 12 4 16 168 और ये हो जाएगा 25x प्लस 12 25 60 और 12 दूना 24 6 30 300 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 300 में से 168 घट जाएगा, तो ये 2 और ये आपका हो जाएगा 3 और यहाँ से 2 में से 1 जाए 1, 132। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 चौक का 12, 3 चौक का 12 यानी कि 44। यहाँ से हमें प्राप्त करने मतलब क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर 44, यानी x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या, हमने पहले लड़के का नंबर कितना माना था x और दूसरे का x प्लस 12, तो एक लड़के का तो पता चल गया कि 44 नंबर है और दूसरे का क्या हो जाएगा, इससे 12 अधिक, यानी x इससे 12 अधिक कितना 56, यानी दूसरे लड़के का नंबर क्या हो जाएगा 56। यही पूछा है प्रश्न में कि दोनों के नंबर हमें बताने हैं कि कितने कितने नंबर दोनों पाए हैं। अब देखिए, अब इसको हम करेंगे रेशियो से कैसे सॉल्व, इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए रेशियो से हम क्या करेंगे, कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है पहले ने दूसरे के अंक मतलब देखिए 56% जो दिया है, ये क्या दिया है, पहले सबसे पहले तो हमें 56% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा। तो 56% का क्या होगा, 14/25, 14/25 होगा। देखिए 56/100 करेंगे और उसको काट देंगे तो 14/25, यानी 56% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 14/25 होगा। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि ये जो 56% है, दोनों के प्राप्त जो अंक हैं उनके योग का और जो लड़का 12 नंबर अधिक पाया है उसका, तो यानी ये क्या है, दोनों के जो प्राप्तांक है उनका योग है, दोनों के प्राप्तांकों का क्या है, योग है। और ये जो दूसरा लड़का 12 नंबर अधिक पाया है वो दिया गया है। अब ये यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि जो दूसरा लड़का है वो मान लीजिए ये दूसरा लड़के का नंबर है, यानी 14 नंबर पाया है, तो पहला लड़का कितना पाया होगा ये आप सोच सकते हैं। तो 14 में से 25 में मतलब टोटल नंबर दोनों के योग कितने हैं 25, और ये पाया है 14, तो दूसरा कितना पाया होगा 11, दूसरे का नंबर क्या होगा 11। अब देखिए, अब इन दोनों का अंतर, पहले का जो नंबर है वो दूसरे से 12 कम है, यानी दूसरे का जो है पहले से 12 अधिक है, यानी इन दोनों में रेशियो का अंतर देखिए कितना का दिखाई दे रहा है, 3 का। रेशियो का अंतर 14 और 11 में कितना है 3 का, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 12। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, 3 चौक का 12। अब जब 12 आ गया एक रेशियो का मान, तो देखिए एक लड़के का नंबर है 11 रेशियो, यानी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 11 चौक 44, और एक लड़के का नंबर कितना है 14, तो 14 गुणे 4 करेंगे तो 14 चौक का 56, यानी दोनों का नंबर यहाँ से हमें पता चल जाएगा। रेशियो से हमें क्या करना है, प्रश्न में जो दिया गया है 56%, वो हमें पता करना है कि 56% दिया क्या है। 56% क्या दिया है, दोनों लड़कों का योग दिया है और दूसरा जो 12 नंबर अधिक पाया है उसका योग दिया, उसका दिया नंबर। तो इन दोनों से हम तुलना करेंगे तो 25 टोटल हो गया और एक पाया है 14, तो दूसरा पाया होगा 11। अब देखिए इन दोनों के बीच में रेशियो में अंतर 3 का, एग्जैक्ट में अंतर 12 का, तो एक रेशियो का मान निकाल के हम दोनों का नंबर अलग अलग निकाल लेंगे। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 52 नंबर के प्रश्न पे।
देखिए 52 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक क्या है 500, एक परीक्षा है जिसका पूर्णांक 500 है, जिसमें ए को बी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए और बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए और डी का दिया है एग्जैक्ट मान कि उसको 400 अंक प्राप्त हुए, तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया गया। तो हमें देखिए यहाँ पे सबका मान निकालना होगा। सबका पहले रेशियो मान निकालेंगे, उसके बाद जो डी का जब आ जाएगा रेशियो का मान तो हम डी को तुलना करेंगे 400 से, उसके बाद से हम ए को निकाल लेंगे और टोटल पूर्णांक में देखेंगे कि ए कितना प्रतिशत नंबर पाया है। तो आइए सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे किसका किसका, ए बी और सी डी का, ए बी सी डी का, इनका हम बनाएंगे रेशियो। तो देखिए क्या पहले क्या दिया है, ए को बी से 15% अधिक, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5, देखिए सॉरी 3/20 होता है 15% का, तो 3 होता है 20, देखिए 15 हम क्या करेंगे 100, तो 5 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 5 या 15, 5 से 20 बार में, तो 3/20 होता है 15% का। लेकिन यहाँ ए और बी में दिया गया है, कह रहा है कि ए को बी से 15%, तो यानी अगर बी 20 रहा होगा तो ये 23 रहा होगा, यही तभी तो होगा 15%। देखिए बी का 20 का जो है 15% आप निकालेंगे तो 3 ही आएगा, निकाल के देख लीजिए, और 3 आएगा तो वो ए क्या है 20 से 3 अधिक होगा तो 23। फिर आगे रेशियो क्या दिया है, बी को सी से 25% अधिक, यानी बी को सी से, यानी सी 4 रहा होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो अगर सी 4 रहा होगा तो ये इसका मतलब कि 5 रहा होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, डी को मतलब सी को डी की तुलना में 20% कम, यानी सी को डी की तुलना में, अगर डी 5 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 4। ये देखिए क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, तो यानी अगर डी 5 रहा होगा तो उससे एक कम रहा होगा सी। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब हम करेंगे रेशियो को बराबर। देखिए यहाँ रेशियो का अलग अलग मान है, हमने आपको बताया कि रेशियो का मान कैसे बराबर करते हैं। अब देखिए यहाँ 5 है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ भी 5 होगा। अब देखिए यहाँ खाली जगह है तो यहाँ 20 है तो ये सामने इसके 20 भरा जाएगा, यहाँ भी खाली तो यहाँ भी 20 भरा जाएगा। फिर यहाँ जगह खाली तो यहाँ 4 भरा जाएगा इसके सामने, फिर यहाँ भी देखिए 4 भरा जाएगा और यहाँ भी आपका 4 भरा जाएगा। अब हम आपसे बताए थे कि जो कटने लायक होता है उसको हम यहीं पे काट लेते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद भाग होता है। तो पहले देखिए यहाँ 4 कटेगा, यहाँ भी 4 कटेगा, यहाँ भी 4 कटेगा और यहाँ भी 4 कटेगा। हमें चारों में मिल गया 4 4, काट दिए। अब देखिए हमें यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5 दिखाई दे रहा है, 5 से काटेंगे 4 बार में, और यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है। अब हमारा बचा क्या, देखिए इसमें बचा 23, इसको हम लिख लेंगे 23 अनुपात, यहाँ पे बचा 20 तो 20 हो जाएगा, और ये बचा देखिए 4 चौका 16 तो इसको 16 कर देंगे, और यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 20 बचा। अब देखिए ये हमारा हो गया ए बी सी डी का रेशियो। अब दिया है हमारे क्वेश्चन में कि डी को 400 अंक प्राप्त हुए, यानी ये जो 20 का एग्जैक्ट मान क्या दिया है 400, तो हम इसको 400 से तुलना करके एक रेशियो का मान, यहाँ 20 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 400, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 20। अब एक रेशियो का 20 अगर मान हो गया तो 23 रेशियो का मान कितना होगा, हम 20 से कर देंगे गुणा, यानी 23 दूना 46, 460 नंबर। ए ने एग्जैक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए ये हमें पता चल गया कि इसने 460 नंबर प्राप्त किए। अब ये कह रहा है कि जो पूर्णांक है उसका कितना प्रतिशत है। पूर्णांक हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्णांक कितना है 500, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, ये 5 9 45 और 5 दूना 10, ये कितना हो गया 92%। यानी ए ने पूर्णांक का कितना प्राप्त किया 92% किया। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 53 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे और 28% जो है 65% लड़के थे और 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो कह रहा है कि और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। देखिए प्रश्न में कहने का मतलब ये है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, फिर कह रहा है कि 28% लड़के और 16% लड़कियां जो है अनुत्तीर्ण हुई मतलब फेल हो गई, और 702 लड़के क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास हो गए। तो कितनी लड़कियां पास हुई ये हमें बताना है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए कह रहा है कि 65% लड़के जो हैं
वो लड़के हैं, मतलब टोटल जो परीक्षा में उपस्थित लड़के हैं उसमें 65% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 35% होंगी। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि जो टोटल लड़के या लड़कियां हैं, तो 65% को हम मान लेते हैं कि 650 लड़कियां हैं, सॉरी लड़के हैं, ये लड़कों की संख्या है लड़के, और ये हैं लड़कियां। ये हम मान लेते हैं कि 65% बराबर क्या है? 650 लड़के हैं, और ये 35% बराबर हम क्या मान लेते हैं? 35% को हम मान लेते हैं 350। देखिए यह टोटल हमारा मानने का मतलब है, जैसे कि 100% हम मानते हैं, तो 100% अगर हम मानेंगे तो ये 65 होगा और ये 35 होगा। तो आगे जो ये कैलकुलेशन दिया है आपका 16 और 28%, इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में, मतलब दशमलव में आ जाएगा मान। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल मान रहे हैं कि 1000% जो है टोटल छात्र उपस्थित हुए हैं, तो उसमें से 65% यानी 650 लड़के हैं, और उसमें से 35% यानी 350 लड़कियां हैं। 650 और 350 मानने का यही रीज़न है कि हमारा जो मान है वो दशमलव में ना आए और हम आगे आसानी से काट सकें। तो देखिए आगे फिर क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि 28% लड़के और 16% लड़कियां जो हैं अनुत्तीर्ण हुई। तो देखिए कह रहा है कि 650 में से 28% जो लड़के हैं वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। तो हम क्या करेंगे, 650 का निकाल लेंगे 28%। 650 का 28% अगर हम निकालते हैं तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे 13 बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 से 14 बार में। अब ये यानी कि हमारा मान क्या आएगा, 13 गुणे 14, 14 तियाँ 42, और ये 14 कम 14 4 18। ये 182 लड़के ऐसे हैं जो फेल हो गए यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए। अब लड़कियों की संख्या कितनी अनुत्तीर्ण हुई है, तो देखिए 350, और यहाँ पे दिया है कि 16% लड़कियाँ, तो इसका 16% हम निकाल लेंगे। तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा आपका 2 बार में, ये 2 से कटेगा 8 बार में, यानी 56 लड़कियाँ क्या हो गई, फेल हो गई, यहाँ पे ये अनुत्तीर्ण हो गई। अब हमें क्या दिया गया है आगे, आगे दिया है 702 लड़के उत्तीर्ण हुए। अब हमें बताइए ये सभी मान, देखिए आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी मान हमने मान के चला है, रेशियो में माना है कि 650 हमने माना है और 350, यानी टोटल 1000% हमने क्या माना है, विद्यार्थी हैं, ये हमने माना है, ये हमारे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या दिया गया है कि 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो हमें ये जो रेशियो में मान आ रहे हैं उससे तुलना करके एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाना होगा। तो देखिए अगर 650 में से 182 फेल हो गए तो पास की कितने हुए होंगे, उसको पता लगाने के लिए हम 650 में से क्या करेंगे, 182 घटा देंगे। तो 650 में से 182 घटाएंगे तो आएगा कितना, 468। ये 468 किसके बराबर है, 702 के बराबर है एग्जैक्ट वैल्यू, यानी इतने लड़के रेशियो में पास हो रहे हैं, एग्जैक्ट में कितने, 702 लड़के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक रेशियो का मान, एक रेशियो बराबर होगा 702/468, 702/468। तो हमें पता क्या लगाना है, देखिए प्रश्न में कह रहा है तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो लड़कियों को हमें पता लगाना कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो यहाँ रेशियो में देखेंगे हम कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई, देखिए 350 टोटल लड़कियां थीं, जिसमें से 56 फेल हो गई, तो पास कितनी हुई होंगी, 200। इसको घटा देंगे, इसमें से 350 में से 56 घटाएंगे तो 294, यानी 294 लड़कियां कितनी हैं, पास हो गई हैं। अब ये 294 लड़कियां पास हो गई हैं, तो इनका एग्जैक्ट मान हमें निकालना है, तो ये रेशियो में है, ये कितना है, ये रेशियो में है, तो ये रेशियो का मान हमें पता है, तो 294 रेशियो का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 294 रेशियो का। तो यहाँ 294 रेशियो का मान निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको काटने पीटने के बाद आएगा 441, यानी 441 लड़कियाँ क्या हो गई, पास हो गई थी। एग्जैक्ट वैल्यू में यही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 54 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 54 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च जो है पूर्ववत रहे। तो देखिए ये आपका एक अलग टाइप है, अलग टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसको समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देते हैं, उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को आप आसानी से लगा देंगे। देखिए कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो मालिक अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है वो पूर्ववत रहे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एक होता है आपका प्राइस, यानी कि प्राइस मतलब होता है कि रेट, किसी चीज़ का कितना मूल्य है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको लेना है 10 रुपये किलो चीनी है, 10 रुपया पर केजी।
और आपको लेना है 10 केजी। तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल खर्च आपका कितना हो जाएगा, यानी खर्च कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। हमने इसको क्या माना, खपत ये है आपकी, ये खपत का मतलब ये है कि आपको 10 किलो चीनी की ज़रूरत है, यानी ये खपत आपकी कितनी है, 10 किलो की। और अब उसका प्राइस, 1 किलो चीनी का प्राइस कितना है, 10 रुपये। तो टोटल खर्च आपका कितना हो जाएगा, 10 दहिया में 100, 10 किलो, 1 किलो का दाम जो है 10 रुपये है, और 10 किलो आपको खपत मतलब चीनी लेना है, खपत आपका कितना है, 10 किलो। तो टोटल रुपये आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे, 100 रुपये। ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे कि एक टाफ़ी का मूल्य है 2 रुपये और आपको चाहिए कितना, 4 टाफ़ी। तो टोटल आपको पैसे कितने चाहिए, 8 रुपये, 4 दूना 8। ये तो आसान छोटी सी बात है, इसको आपको समझना होगा। तो ऊपर हम लिखेंगे प्राइस और नीचे लिखेंगे खपत, और टोटल ये नीचे वाला होता है आपका खर्च, यानी टोटल आपका खर्च कितना है। खपत का मतलब आपको ज़रूरत कितने की है, और एक जो ज़रूरत है उसकी एक की कीमत क्या है, मतलब टाफ़ी अगर मान लीजिए 2 रुपये का एक है और 4 की खपत है, तो टोटल खर्च कितना होगा, 8। इस तरह से हम निकालेंगे। तो आइए इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि एक पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो यानी प्राइस जो था उसका पेट्रोल का पहले था 5 रुपये और बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपये, यानी प्राइस 1, और यहाँ हम कर सकते हैं प्राइस 2। ठीक, यानी पहले पेट्रोल की कीमत जो थी 5 रुपये और अब हो गई वो 6 रुपये। तो कह रहा है कि एक मालिक अपने खपत में, यानी यहाँ पे क्या होता है खपत, पहले खपत कुछ कर रहा होगा, तो मान लेते हैं कि 6 और बाद में खपत करने लगा 5। क्यों, क्योंकि खर्च उसका जो है, खर्च टोटल खर्च पहले जितना खर्च कर रहा था, मान लीजिए 100 रुपया कर रहा था, तो बाद में भी वो 100 रुपया कर रहा है, यानी पैसे की बढ़ोतरी नहीं कर रहा। अगर कीमत उसकी बढ़ गई तो पहले 50 रुपया का अगर मान लीजिए पेट्रोल खरीद रहा था, तो आगे भी पेट्रोल 50 रुपया का खरीदेगा, लेकिन रेट बढ़ जाने की वजह से उसका पेट्रोल क्या होगा, अब कम मिलेगा। यहाँ ये बात समझने वाली है। तो यानी कि पहले मान लेते हैं कि पहले पेट्रोल की प्राइस जो थी 5 रुपये थी, लेकिन बढ़ के क्या हो गई, 6 रुपये। तो हम क्या करते हैं, इसी रेशियो को उल्टा कर देते हैं। अगर ये खर्च बराबर है, खर्च में अंतर नहीं कर रहा है, यानी पहले जितना खर्च कर रहा था उतना अब भी कर रहा है, प्रश्न में दे रखा है कि उसके खर्च पूर्ववत रहे, मतलब उतना ही खर्च कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो को सिंपली उल्टा कर देते हैं। 5 रुपये का पेट्रोल था, 6 रुपया हो गया, तो पहले हम मान लेते हैं 6 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा, 5 लीटर। इसी रेशियो को हम इसी तरह से लिखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आगे कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी खपत में। तो ये हमारा खपत है, तो पहले 5 लीटर खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, पहले 6 लीटर खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 5। कटौती कितना का किया, 1 लीटर का, किसकी अपेक्षा, पहले 6 कर रहा था, अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 100 से गुणा। तो इसको हम काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 एकम 6, 6 36, 4 40/6। इसको 2 से काट देंगे, इसको 3 से, यानी परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, 16/2/3%। यानी उसने अपने खपत में क्या है, 16/2/3 की कमी कर दी, जिसकी वजह से उसका जो खर्च था वही रहेगा, मतलब प्राइस बढ़ गया। तो पहले वो ज़्यादा पेट्रोल खरीद रहा था, लेकिन बाद में क्या कर दिया, पेट्रोल कम कर दिया, जिससे वो पहले जितना खर्च कर रहा था उतना अब भी कर रहा है। इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 55 नंबर के प्रश्न पे। 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। तेल की कीमत में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, जबकि इसका खर्च 15% बढ़ जाता है। तो तेल की खपत में वृद्धि या कमी का जो है आपका प्रतिशत निकालना है। तो इसका कहने का मतलब ये है, देखिए इस बार खपत जो हमारा है, यानी खर्च जो है वो क्या है, बराबर नहीं है, यानी खर्च भी वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो तेल की कीमत में यानी प्राइस में कितनी की वृद्धि हो गई, प्राइस में वृद्धि हो गई आपकी 20% की, यानी 5 रुपये का पहले था, तो हम मान लेते 6 रुपये का। और उसका जो खपत है, खपत में कितना की वृद्धि हुई ये हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं एक्स से वाई हो गया खपत। और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नीचे कितना आता है, टोटल खर्च। तो खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, 15%। 15% का मतलब ये होता है कि पहले 20, तो अब कितना हो गया, 23 वृद्धि हो गई, क्योंकि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/, होता है आपका 20। तो मान लेते पहले 20 था, अब कितना बढ़ के हो गया, 23। अब देखिए हम अभी अब आपको ऊपर क्या समझाएं कि अगर मान लीजिए आपका 10 रुपया लीटर जो भी है तेल है, अगर मान लीजिए, और 12 लीटर आपको चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तब आपका नीचे आएगा 12 दहिया में 120 रुपये। तो यही चीज़ है कि अगर 5 रुपये लीटर जो है पेट्रोल था और x लीटर आपको लेना है, तो 5x होगा, तब ये मल्टीप्लाई करके आएगा।
तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से किसी एक का मान निकालना हो, जैसे 12 और 10 का गुणा किए हैं तो 120 आया है। अगर हमको 10 का मान निकालना हो तो 12 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तब यहाँ से 10 के बराबर आएगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ एक बचा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4, कि x बराबर क्या आ गया यहाँ से 4। और यहाँ से देखिए y और 6, y बराबर आपका होता है 23, तो y बराबर होता है 23/6। ये x और y का रेशियो आ गया। अब देखिए कह रहा है कि जो है खपत में वृद्धि या कमी। तो हमें यहाँ निकालना है x और y का। हमें यह रेशियो में मान पता चल गया कि x बराबर 4 है और y बराबर 23/6 है। तो देखिए पहले की अपेक्षा कमी हुई है या वृद्धि हुई, ये हमें बताना है खपत में। ये हमारा खपत था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं खपत, और ये टोटल है खर्च। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखना है कि पहले हमारा जो खपत था वो 4 था, अब हो गया 23/6। तो क्या कमी हुई या वृद्धि हुई, तो इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। तो x अंतर y बराबर 4 माइनस हम कर देंगे 23/6। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/6 आएगा। 1/6 की क्या हुई, कमी हुई है। देखिए तभी ना, ये 4 से क्या है 23/6, 1/6 कम है, तो कमी हुई है। अब देखिए 1/6 की कमी हुई है तो किसकी अपेक्षा, 4 की अपेक्षा। तो हम 4 से भाग करेंगे और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये 4 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो यानी ये हो जाएगा आपका 100/24। 100/24 प्रतिशत, इसको काट देंगे 4 से, तो 4 छाक 24, ये 4/25 सही है में आपका 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 6 चौक 24, 1/6%। 4 सही 1/6% की क्या हुई, कमी हो गई उसकी खपत में। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 सही 1/4% की क्या हो गई, कमी हो गई उसके खपत में। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 56 नंबर के प्रश्न पे। 56 नंबर के प्रश्न में कह रहा है एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए इसको लगाने का यही तरीका है कि रेशियो से हम इसको करते हैं सॉल्व। 10% बढ़ाई जाती है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। उसके बाद 20% दिया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। तो कह रहा है एक संख्या पहले कितना बढ़ाई गई, 10%। तो 10 से क्या हो गई होगी 11, फिर उसके बाद उसको बढ़ाया गया 5, मतलब 20%, यानी 5 से हो गई होगी 6। तो हम देखते हैं कि पहले संख्या इन दोनों की गुणा होता है और इन दोनों का होता है गुणा, तो 11 छक्का 66। अब ये संख्या कितनी बढ़ गई, देखिए पहले 50 थी, अब हो गई 66, बढ़ी कितना 16, कितने से 50 से बढ़ गई। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब इसको 50 से काट देंगे 2 बार में, और 16 दूना 32%। संख्या की वृद्धि कितनी हुई 32%। ये होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब आप कहेंगे कि इसको हम ऐसे क्यों किए, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा है, लेकिन हम यहाँ फिर बता देते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। 10% मान लेते हैं संख्या वृद्धि हुई, यानी संख्या हो गई 10 से 11। फिर कह रहा है कि अगले जो है यहाँ पे फिर संख्या को हम क्या करते हैं 20% बढ़ा देते हैं। तो संख्या देखिए पहले 10 से 11 हो चुकी है, अब इसको 20% बढ़ाएंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मान लेते हैं 5 संख्या जो है 5 से 6 हो गई। अब यहाँ पे देखिए संख्या क्या है 5 है, और यहाँ पे वही संख्या क्या है 11 है। इन दोनों को हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं 5 से यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ करेंगे 11 से। यहाँ 11 से करेंगे तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, और यहाँ हमने 5 से गुणा कर रखा है तो यहाँ 5 से। यानी हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 10 में हमने 5 से गुणा किया और 6 में हमने 11 से गुणा किया। तो सेम यही चीज़ है, इस तरह से लिख दिया, हम इस तरह से सॉल्व कर लिए। यही चीज़ होता है हमारा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 57 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 57 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि राम का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है। तो देखिए सेम वही प्रश्न है, तो कह रहा है कि राम का वेतन पहले 10% घटा दिया गया, यानी 10 से 9 कर दिया गया। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, तो 10 से पहले 10 रहा होगा तो ये घटा दिया गया तो 9 हो गया। फिर कह रहा है कि घटे हुए वेतन को फिर से क्या किया गया 10% बढ़ा दिया गया, यानी मान लीजिए 1/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो घटे हुए वेतन को 10, मान लीजिए घटा हुआ वेतन 10 है तो उसको 1 बढ़ा दिया गया, यानी 11 हो गया। तो घटे हुए वेतन को 1% बढ़ा दिया गया, यानी 10 से 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ये पहले मान लेते हैं कि टोटल उसके पास 100 रुपये रहा होगा, और घटाने बढ़ाने के बाद उसके पास कितना हो गया, 99 हो गया। यानी 1 की हो गई कमी, किसकी अपेक्षा, 100 की अपेक्षा। 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1% इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पहले किसी का वेतन 10% आप घटा देते हैं, फिर उसके बाद जो घटा हुआ वेतन है उसको 10% अगर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 1% की कमी ही होगी। आप 10% घटा रहे हैं, फिर से अगर 10% बढ़ा रहे हैं, तो देखिए अंतर क्यों आता है 1% की। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जो 10% घटा रहे हैं, अगर मान लीजिए उसके पास 10 रुपया है तो 10% घटाएंगे, यानी 10 का 10% यानी 1, लेकिन जब आप बढ़ाएंगे तो वो 9 हो चुका रहा होगा घटने के बाद, तो इसका 10% बढ़ाएंगे तो आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 58 नंबर के प्रश्न पे। तो ये भी सेम इसी तरह से है। 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 20% चीनी की कमी हो जाती है उसके मूल्य में, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है 5। तो कह रहा है कि मान लीजिए प्राइस पहले थी 5, अब हो गई 4, चीनी की कीमत क्या हो गई, घट गई। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 36 रुपये में, यानी वो 36 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था और अब भी कर रहा है, यानी जो हमारा ये खर्च है ये क्या है, उसका सेम है। जब ये सेम रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, ये अगर 5 से 4 हो गया तो पहले वो 4 खरीद रहा होगा, तो अब कितना खर्च खरीद रहा है, ये खपत हम लिख लेते हैं कि ये हमारा खपत है। पहले उसका 4 किलो अगर खपत रहा होगा तो अब कितना हो गया, 5। क्या किया, जब पैसे घट गए, प्राइस घट गए, तो वो खरीदना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो 36 रुपये ही खर्च कर रहा है। तो कह रहा है कि 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ रेशियो में हम देख रहे हैं कि 1 रेशियो अधिक खरीद रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1 रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू 500 ग्राम है। 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 kg। कोई दिक्कत नहीं होगी, 500 ग्राम को हम 1/2 यानी आधा किलो लिख सकते हैं। तो अब कह रहा है कि आधा किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत, यानी जो पहले चीनी की कीमत थी 1 किलो की, वो कितना रही होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेशियो में हम 4 किलो पहले खरीद रहे थे, और 1 रेशियो का मान 1/2 किलो, यानी एग्जैक्ट में हम कितना खरीद रहे होंगे, 2 किलो। देखिए 4 गुणे 1/2 करेंगे तो आएगा 2, यानी एग्जैक्ट में हम पहले कितना, 2 किलो खरीद रहे होंगे, 2 किलो खरीद रहे होंगे। अब हमें कह रहा है कि 36 रुपये में, 36 रुपये में हम क्या 2 किलो खरीद, पहले कितना खरीदे, 36 रुपये में हम पहले देखिए 4 किलो यहाँ खरीदे थे रेशियो में, लेकिन एग्जैक्ट मान आ गया 2 किलो। तो अगर 36 रुपये में पहले हम 2 किलो खरीद रहे थे, यानी 2 किलो कितना में खरीद रहे थे, 36 रुपये में, तो 1 किलो का दाम क्या होगा, 1 किलो का दाम होगा 36/2 यानी 18 रुपया। सिंपल सी बात है कि 1 किलो का दाम पहले कितना रहा होगा, 18 रुपये। अच्छा अगर अब हम देखें कि 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, तो देखिए अब हम कितना में, 36 रुपये में कितना खरीद रहे हैं, 5/2 kg। देखिए यहाँ पे अब नया रेशियो का, 1 रेशियो का मान हमारा 1/2 है, तो 5/2 किलो होगा, और इस 5/2 किलो का प्राइस क्या है, 36 रुपये। तो 36 रुपये अगर हम यहाँ से देखें कि 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, नया प्राइस, तो यानी 5/2 kg बराबर है आपका 36 रुपया, मतलब 5.5 किलो का दाम है 36 रुपया, तो 1 किलो का दाम क्या होगा, 36 दूना 72/5। यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 एकम 5, और ये 5 दूना 10, और नहीं 5 चौका 20, और उसके बाद हो जाएगा आपका, इसको हम काट देंगे 72/5, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, और ये 5 चौका 20, यानी 14.4 रुपया। तो हमें दिखाई क्या दे रहा है कि पहले हमारी चीनी की कीमत क्या थी, 18 रुपये, अब घट के कितनी हो गई, 14.4 रुपये। तो चीनी की कीमत हमें क्या हुआ, घटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर प्रारंभिक कीमत आपको पूछे तो इससे तुलना करके निकालना है, और आपको पूछे कि अब कीमत क्या हो गई तो आपको इससे तुलना करके निकालना है। जो भी आपके प्रश्न में तो अभी प्रारंभिक कीमत पूछा था, तो हमने इसको निकाल के इसका सही जवाब 18 होगा, लेकिन आपसे जब मतलब वर्तमान कीमत पूछेगा तो इससे तुलना करके निकालेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 60 नंबर के प्रश्न पे। 60 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तब बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई साइकिल है, पहले उसके प्राइस में 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी पहले प्राइस में उसके क्या होता है,
प्राइज में 20% की कमी, यानी 5 से हो गई 4, प्राइज क्या हो गया 5 से हो गया 4। लेकिन फिर कह रहा है कि प्राइज बढ़ के कितना हो गया 20% की वृद्धि होती है, यानी 5 से 6 हो जाती है। तो कह रहा है कि कुल राजस्व पर नहीं सॉरी, कह रहा है कि साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है, तब बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी मान लीजिए कि साइकिल का कीमत 5 रुपये रहा होगा और ये 20% की कमी हो गई, कहने का मतलब ये है कि 4 रुपये हो गया, पहले 5 था अब हो गया 4 रुपये। तो हमारा क्या है, बिक्री पहले मान लेते हैं 20% की बिक्री में वृद्धि हो गई, यानी पहले बिक्री 5 साइकिल की होती थी, अब बिक्री 6 साइकिल की होने लगी। तो कह रहा है कि राजस्व में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए जैसे ही प्राइस मतलब घटा है, पहले लोग 5 साइकिल खरीद रहे थे, अब कितना खरीदने लगे 6। तो अगर मान लीजिए एक साइकिल की कीमत 5 रुपया और साइकिल टोटल कितनी बिक रही हैं 5, तो टोटल कितने रुपए हो गए 25 रुपये। फिर साइकिल की कीमत घट के 4 रुपये हो गई और साइकिल की जो संख्या है बिकने की वो 6 हो गई। अब कितने रुपए हो गए टोटल 6 चौक 24 रुपये। तो अब ये हमारे राजस्व हो गए। तो पहले राजस्व कितना आ रहा था 25, अब राजस्व कितना आ रहा है 24। तो राजस्व में एक की कमी हुई, किसकी अपेक्षा 25 की अपेक्षा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4% की कमी, यानी राजस्व में क्या होगा 4% की कमी हो गई। यानी किसी साइकिल की कीमत में अगर हम 20% की कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर 20% अधिक साइकिल बिकने लगी, तो राजस्व में 4% की क्या हो जाएगी कमी। आपकी जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4% की कमी, या एक कह सकते हैं कि 4% की हानि। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 61 नंबर के प्रश्न पे। तो देखिए 61 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें क्या कर रहा है, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखिए इस तरह का सवाल आपका जैसा SSGD 2019 में पूछा गया है। ये सवाल काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक अलग टाइप का प्रश्न बनता है कि किसी संख्या में इतना के बजाय इतना से गुणा किया जाए तो त्रुटि हुई, त्रुटि में प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है कि एक छात्र 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या में गुणा कर रहा है। तो मान लेते हैं हम कि संख्या x है, उस संख्या में उसको करना है 4/5 से गुणा, तो हम कर दिए 4/5 से गुणा। लेकिन कह रहा है कि 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर दे रहा है। तो x है, मान लीजिए x में वो 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर दे रहा है। तो कह रहा है कि त्रुटि हो गई, जाहिर सी बात है कि त्रुटि होगी। और त्रुटि कितने की होगी ये हमको पता करना होगा, और उसके बाद हम निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए त्रुटि कितने की हुई पता करने के लिए, या तो आप जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए दोनों का देखिए, दोनों का आपका हर जो है वो अलग अलग है। तो हम हर को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो आएगा 20। अब देखिए इसको 20 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 16x। और इसको 20 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुणा होगा, तो यानी ये हो जाएगा 25x। यानी जो संख्या हमारी थी उसमें मान लीजिए पहले जिस संख्या से गुणा करना था तो वो कितना होती 16x। मान लीजिए 4/5 से हम गुणा करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अब अगर नीचे वाले को हमने बैलेंस कर दिया, दोनों को 20-20 कर दिया, तो पहली संख्या में हमें 16 से गुणा करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, लड़के ने क्या कर दिया 25 से गुणा। अब अंतर देखेंगे कि हम कितना का अंतर आ गया, पहले आना था 16x, अब आ गया 25x। तो ये ज़्यादा कितना आ गया 9x ज़्यादा आ गया। अब इसी 9x को हमें निकालना है कि त्रुटि जो हुई है ये कितनी की हुई है, कितने प्रतिशत की हुई है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो वास्तविक मान हमारा कितना होना चाहिए था 16x होना चाहिए था, अभी हमारा कितना हो गया 25x। तो 16x होना चाहिए था और 9x की त्रुटि हो रही है, तो हम बटे 16 से क्या करेंगे भाग करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, तो 4 चौक का 16, 4 25 है में 100, और इसको अगर हम काट देंगे तो ये 25 नवा आपका हो जाएगा 225 और बटे में 4। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक का 20 और 4 25 20, और ये हो जाएगा 4 चौक का 24, 4 दूनी 8, 4 25 56.25। ये आपका हो जाएगा सही जवाब, ये हो जाएगा आपका सही जवाब 56.25। अब यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन में आपके 56.25 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे गलती से इस बुक में आपको ये जो त्रुटि निकाला गया है ये 25 पे रख के निकाल दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। त्रुटि जो हमेशा निकाली जाती है वो वास्तविक मान पे निकाली जाती है, न कि
त्रुटि वाले मान पे। ये हमारा क्या है, त्रुटि वाला मान है, इसको हम नीचे रख के नहीं निकाल सकते हैं। देखिए इसको अगर नीचे रख के 25 को नीचे रख के हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36%। लेकिन हम हमेशा त्रुटि वाले मान को लेकर के जो है तुलना करके परसेंटेज नहीं निकालते हैं, हमेशा हम किस पे, वास्तविक मान पे निकालते हैं त्रुटि। तो वास्तविक मान पे अगर हम निकालेंगे तो 56.25 का त्रुटि आ जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 62 नंबर के प्रश्न पे। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। 62 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि 270 का यक्स प्लस ये 25% 240 के, यहाँ देखिए कामा होना चाहिए था आपका, यक्स प्लस 25% और 240 के बीच में आपका कामा हो जाता तो आपका क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाता, लेकिन नहीं है। फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि 270 का यक्स प्लस 25% 240 के यक्स प्रतिशत से 20% अधिक है, उसके बाद आगे अलग क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ से कि यक्स प्लस 125 का 20%, सॉरी यक्स 25 का 12% यक्स के 10% से कितने अधिक है। तो देखिए इसमें जो ये आपका 270 और यक्स प्लस 25 200 ये इतना अलग आपका चलेगा, और यहाँ कामा करके दिया है यक्स प्लस, देखिए तो यहाँ इतने से ही हमें जो पहली दो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना होगा, उसके बाद हम यक्स प्लस 125 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करके दिखा देते हैं, ऐसे हवा में कितना समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 270 का यक्स प्लस 25%, तो क्या कह रहा है कि 270 का मतलब होता है गुणा, ये हम आपको बता रखे हैं कि यक्स प्लस 270 का, यानी यहाँ गुणा करेंगे यक्स प्लस 25, तो यक्स प्लस 25 करेंगे। उसके बाद दिया गया है कि प्रतिशत, यक्स प्लस 25%, प्रतिशत के लिए हमने क्या बताया कि इसका मान होता है 1/100, हमने लिख लिया 1/100। ये हमारी देखिए पहली लाइन है, इसमें हमने कुछ नहीं कहा, जो प्रश्न में कह रहा है उसी को हम लिख लिए। फिर हमने आपसे क्या कहा कि इसके बीच और 240 के बीच क्या होना चाहिए, कामा। कामा होने से क्या मतलब, वहाँ से अलग स्टेप कह रहा है कि 240 के यक्स प्रतिशत से 20% अधिक है, यानी ये जो मान है वो क्या, यक्स प्लस 240 की यक्स प्रतिशत से, यानी 240 की यक्स प्रतिशत मतलब यक्स/100। देखिए 240 के का मतलब होता है गुणा, 240 की यक्स प्रतिशत से 20% अधिक है, यानी इसी से इसका 20% अधिक होगा। अब इसका 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 यक्स/100 गुणे 20% का मान क्या होता है 1/5। ये हमारा हो गया अगला स्टेप। कह रहा है कि देखिए 270 का, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समीकरण बनाना ही सबसे बड़ी मुश्किल काम था इसमें। यहाँ छोटी सी बात है लेकिन थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है। कह रहा है कि 270 का यक्स प्लस 25%, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ 270 का यक्स प्लस 25%, ये जो है 240 के यक्स प्रतिशत से 20% अधिक है। तो 240 के यक्स प्रतिशत से 20% हम क्या कर दिए, अधिक कर दिए, मतलब ये जो है इसके इतने से अधिक है, इसका मतलब ये दोनों आपस में अब हो गए बराबर। देखिए 270 का यक्स प्लस 25% जो है इसके यक्स 25% से, मतलब 240 के यक्स प्रतिशत से 25% अधिक है, यानी अब ये दोनों हो गए बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे यक्स का मान। तो आइए यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ हम करेंगे 270 गुणे यक्स प्लस 25 बटे में 100 यहाँ रहने देंगे। अब इसको हम करेंगे साल्व क्या करेंगे, ये 240 यक्स, और देखिए इसके भी नीचे 100 है, और यहाँ देखिए 240 एक्स बटे 100 गुणे में 1/5 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 1/100 अगर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। बात यही है कि ये 100 हमें कटना है। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 270 एक्स प्लस 25 बराबर, ये हो गया 240 एक्स प्लस, अब इसको हम 5 से काट देंगे तो ये जब कट जाएगा आपका 5 चौका 20 और ये 5/40 यानी 48 एक्स, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 270 एक्स प्लस, अब 25 से 270 में गुणा करेंगे तो 25 सुनाइए हम सुनना, अब 25 सत्ते 175, ये हो गया 175 बचा 17, 25 दूना 50 और ये 17 आपका हो जाएगा 67, यानी 67/50, और ये कितना हो जाएगा 288 एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 270 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस
यानी 288 माइनस 270x, ये x है दोनों के साथ, 288 माइनस 270x, और इसको हम बराबर में क्या 6750। अब यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा। अब देखिए 270 और 288 में अंतर कितने का है, 18 का, यानी 18x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6750। अब इसको काट देंगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 375 आ जाएगा। काट के देख लीजिए, इतना आ गया आपका क्या 375 x का मान। अब हमें प्रश्न को करना है आगे सॉल्व। अब देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है आगे प्रश्न में कि x प्लस, मतलब देखिए इतना अधिक करने के बाद हमने x का मान निकाल लिया, उसके बाद कह रहा है कि तो x प्लस 125 का 12% x के 10% से कितना अधिक है। मतलब x के 10% से कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें बताना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे x प्लस 125 का 12%। अगर हमें निकालना होगा x प्लस 125 का 12%, इसका मान हमें निकालना है x प्लस 125 का 12%। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, तो इसका मान हम निकालेंगे। तो x का मान अभी हमने क्या निकाला है, x का मान हमने निकाल लिया है 375। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 375 प्लस में 125 और गुणे में, और इसको हम काट देंगे 4 3 12 और 4 25 है में 100, 3/25। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं 375 और 125 तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400, 4 1 500, 500 गुणे आपका हो जाएगा 325, 3/25, 25 इसको काट देंगे 20 बार में, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3/20। यानी कि इसका मान कितना आ गया सॉरी, इसको हमने 25 से काट दिया 20 बार में। देखिए 25 दूना 50, ये आ जाएगा 20। अब 20 गुणे 3 कितना आ जाएगा इसका मान 60। यानी कि x प्लस 125 का 12% कितना आ गया 60 आ गया। इसको हम कर लेंगे डिब्बे में, क्योंकि इस 60 से हमें तुलना करना है। अभी देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि x के 12% से ये जो मान आया x प्लस 125 का जो है 12%, x के 10% से अब हम x का 10% पहले निकालेंगे। तो x का हमारा मान कितना आया था 375, इसका 10% मतलब 1/10, तो यानी इसका मान क्या आ गया 37.5। अब कह रहा है कि ये जो मान है, प्रश्न में देखिए साफ कह रहा है कि x ये जो मान है इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 37.5 से कितना अधिक है, तो 37.5 से हम इन दोनों का क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो ये अंतर दोनों के बीच में कितना है 22.5 का, 22.5 का अंतर है। तो किससे निकालना है 10% से तुलना करना है, यानी 37.5 से हमें करना है इसका तुलना, यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए सीधे सीधे इसको हम अगर काट देते हैं तो ये हो जाएगा 225 बटे 375 और गुणे में 100, क्योंकि दोनों के नीचे दशमलव सेम है, तो मतलब एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव था एक बार, तो उसको हम हटा देते हैं। अब इसको हम अगर काट देते हैं, देखिए इसको हम काट देते हैं तो ये देखिए 25 से आपका कट जाएगा। इसको अगर हम 25 से काटते हैं कटेगा 25 से 9 बार में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कटेगा 25 से 15 बार में, और इसको हम 5 से 3 बार में काट देते हैं, इसको हम 5 से 20 बार में काट देते हैं। ये 3 से आपका 9 कटेगा 3 बार में, यानी दोनों बचा क्या 3 और 20, आपका आंसर क्या आ गया 60। यानी कि 60% इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। नोट कर लीजिएगा, एक एक लाइन आपको बहुत आराम से नोट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखने में तो 2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 63 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 63 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि 90 में से के प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में से के प्रतिशत जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का के प्रतिशत 150 के प्लस 20% का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ भी ये समझने वाली बात है, दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाषा दोष है, मतलब ये स्पष्ट आपका प्रश्न नहीं लिखा, लेकिन यहाँ समझना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप समझेंगे उसके अगर आप सवाल लगाते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब अगर 90 में से आप के प्रतिशत घटा रहे हैं, फिर उसके बाद 60 में के प्रतिशत जोड़ रहे हैं, तो आपका के का मान आ जाएगा 15। तो अगर के का मान आप 15 लेके चलेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इस सवाल के कहने का मतलब ये है कि 90 में से 90 का के प्रतिशत घटाने पर और 60 में 60 का के प्रतिशत जोड़ने पर जो मान आता है वो बराबर है। यहाँ कहने का मतलब ये था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ये थोड़ा सा मतलब 90 में से के प्रतिशत डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ लिखना चाहिए था
कि 90 में से 90 का के प्रतिशत घटाने पर, तब आपका प्रश्न होता अस्पष्ट। तो चलिए हम आपको बता दिए, ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि 90 में से के प्रतिशत घटाने पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 90 माइनस 90 का के प्रतिशत, 90 का के प्रतिशत घटाने पर जो मान आ रहा है वो क्या है, 60 में 60 का के प्रतिशत जोड़ने पर जो मान आएगा उसके बराबर है। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे और ये इधर कर देंगे माइनस, यानी इसको अगर इधर पक्षांतर करते हैं तो 9 × 15 150 के प्रतिशत, ये आपका आ जाएगा 150 के प्रतिशत बराबर, और इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 30। तो देखिए इसका मान होता है 150 गुणे 1/100, यानी प्रतिशत जो लगा उसको हम 100 में कर दिए, और इधर हो गया आपका 30। अब देखिए ये 0 से आपका 0 कट जाएगा और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर 300 बटे में ये 15 इधर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 20 बार में कटेगा तो यानी 20। के का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब जब के का मान आ गया 20%, तो अब हम क्या करेंगे, आगे कह रहा है कि 120 का के प्रतिशत, 120 का के प्रतिशत। उसके बाद देखिए आपका ये एक सिंबल दिया है, तो वो सिंबल का मतलब है कि वहाँ से अगला स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ना कि बट्टे है, कि मतलब 120 का के बट्टे 150 के कितना प्रतिशत है, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि 120 का के प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 का के प्रतिशत, के का मान कितना है 20, यानी 120 का 20% हम निकालेंगे। तो 120 का 20% कितना आ जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, कितना आ गया 24। 120 का कितना के प्रतिशत आ गया 24। अब आगे क्या कह रहा है कि 150 के प्लस बी का कितना प्रतिशत है। तो इस मान को हम क्या करेंगे, डिब्बे में पैक करेंगे। इसी मान से हमें क्या करना है, तुलना करना है, इस मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कह रहा है कि 150 के प्लस 20, यानी 150 के का मान कितना है 20, के का मान कितना है 20 और उसके प्लस 20 यानी 40%। यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि 40% का मतलब हम 1/100 करेंगे 100। देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ क्या कह रहा है कि के प्लस 150 का के प्लस 20%। तो हमने के का मान रख दिया 20, 20 हो गया 40% हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे कर दिया है कि 150 का 40/100, यहाँ 0 0 0 0 कट गया, यानी इसका मान कितना आ गया 60। अब कह रहा है कि ये जो है के 150% का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 24 है, ये जो 24 है ये 60 का कितना प्रतिशत है, यही इस प्रश्न का जवाब पूछ रहा है। तो देखिए ये कट जाएगा आपका 0 से 0, ये 6 से कटेगा 4 बार में, तो आपका आंसर क्या आएगा 40%। यही होगा इस प्रश्न का सही जवाब 40%, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बहुत ही सावधानी से ये सब प्रश्न, आपके दो जो प्रश्न अभी हमने 62 और 63 बताए, इसमें थोड़ा आप कह सकते हैं कि भाषा दोष भी है, लेकिन इन सब प्रश्नों को ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि अगर आपका अपने तरीके से आंसर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप ये दिमाग को अपने चेंज करें कि यहाँ पे ये हो सकता है। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। बिना प्रैक्टिस किए आप ये एग्जाम में या तो छोड़ के आएंगे या तो गलत करके आएंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 64 नंबर के प्रश्न पे। 64 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। ए, बी, सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत जो है 45-20 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो आपको बताना है बी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेशियो, क्योंकि देखिए ए, बी, सी एक निश्चित राशि को आपस में बांट रहे हैं। तो निश्चित राशि क्या है, उनका एवरेज दिया है 4520। तो सबसे पहले हम ए, बी, सी का बनाएंगे हिस्सा। तो देखिए ए, बी और आपका हो गया सी। यहाँ पे अब रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दिया है बी के हिस्से से, मतलब ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि 10 सही 2/3%। 10 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 10 × 30 2 32, 32/3 करेंगे और ये प्रतिशत का मान हो जाएगा 100, 1/100 तो 100 32/300। अब इसको देखिए,
आप अगर इसको काट दें तो 4 से कटेगा 8 बार में, और ये कटेगा आपका 4 से 25 बार में, तो 25 तियाँ 75। इसका मान कितना आ जाएगा 8/75। 10 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 8/75। उसके बाद एक और फ्रैक्शन हमारा वैल्यू दिया है 33 सही 1/3%। इसको भी हम लिख लेते हैं 33 सही 1/3%। इसका मान होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ये आपको याद होना चाहिए, हमने आपसे कहा था, अगर नहीं याद है तो मैं निकाल के बता रहा हूँ, अब से इसको याद कर लीजिएगा कि 10 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 8/75, 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अब ए बी सी का रेशियो हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि बी के हिस्से, ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है, यानी जो ए का हिस्सा है बी के हिस्से से, तो जो नीचे वाला होता है वो हमारा होता है जिसके साथ से लगा होता है, तो बी के हिस्से से, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, मान लेते हैं 75, तो ए का हिस्सा क्या होगा 75 से 8 अधिक, तो यानी होगा 83। इस तरह से बनेगा। फिर आगे क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जो आपका अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3%, यानी ए का हिस्सा ही सी के हिस्से से कितना कम है 33 सही 1/3, यानी सी का हिस्सा अगर 3 रहा होगा, अगर ये 3 रहा होगा, देखिए सी का हिस्सा अगर 3 रहा होगा तो इससे एक कम ए रहा होगा, यानी ए रहा होगा कितना 2। अब हमने आपको बताया है कि रेशियो को करते हैं कैसे बराबर, तो रेशियो को बराबर करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ भी 3 होगा, सी का मान ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब देखिए, अब ये अगर 2 है, अगर ये 2 है और यहाँ 83 है, तो हम यहाँ 83 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर, तो यहाँ भी हमें करना होगा 2 से बार गुणा। अब देखिए, अब यहाँ ये रेशियो इससे संबंधित है, ये रेशियो किससे संबंधित, 3 और 2 आपस में संबंधित है। अगर हमने 83 में 2 से गुणा, अरे 2 में 83 से गुणा किया, तो यहाँ भी हमें 83 से गुणा करना होगा। अगर यहाँ 83 से करना होगा तो यहाँ भी हम 83 से कर देंगे गुणा। अब देखिए ए बी सी का हमारा नया रेशियो क्या बन गया, ए बी सी का रेशियो बन गया 83 गुणे 2, यानी 3 दूना 6 और 2 अट्ठे 16, 166। बी का रेशियो कितना 75 दूना 150, और सी कितना बन गया 83 तियाँ 3 तिरिक्का 9 और 3 9 अट्ठे 24, 249। ये हमारा बन गया नया रेशियो। अब कह रहा है कि जो उन तीनों राशियों का जो एवरेज क्या दिया है 4520, तो इन तीनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं रेशियो में। अब इन तीनों का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों का योग बट्टे 3 करना होगा। इन तीनों का देखिए योग होगा 565, 565 का एवरेज निकालेंगे तो 3 संख्या है, 3 से भाग करना पड़ेगा। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आपका दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू 4520 है। कितना है 4520। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 565 और इसको देखिए 4520 गुणे में 3, और देखिए एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 4520 गुणे में 3 बटे आपका 565। इसको आप काट देंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 24। आप काट देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 24। तो यहाँ पूछ रहा है कि बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, रेशियो में है 150 और एक रेशियो का मान है 24, तो हम क्या करेंगे 150 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 का हिस्सा, मतलब बी का हिस्सा। अब 24 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 15 चौका 60 फिर 0, 15 दूना 30 6 36, यानी बी का हिस्सा कितना होगा 3600 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आखिरी प्रश्न पे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न क्या है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक मकड़ी है जो 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% जो है चढ़ जाती है। तो यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम रेशियो से सॉल्व करते हैं। रेशियो से सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 62 सही 1/2 का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 62 सही 1/2 का प्रतिशत में मान है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 62 दूना 124, 125, 125 बटे हो जाएगा आपका, ये प्रतिशत है 2 नीचे है तो ये 200 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 25 25 125 और 25 बटे 200, यानी 5/8 इसका होगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि मकड़ी अगर 1 घंटे में जो है 62 से 1/2% की ऊंचाई चढ़ती है, यानी 8 टोटल मान लेते हैं, पोल की ऊंचाई कितनी है 8, उसमें से वो 5 मीटर क्या होती है चढ़ जाती है, 5 मीटर चढ़ जाती है। यहाँ पे मीटर नहीं दिया है तो हम यूनिट मान के चलेंगे कि 5 इकाई क्या होती है चढ़ जाती है। तो अगर टोटल पोल की ऊंचाई 8 है
और वो 5 चढ़ गई तो शेष कितना चढ़ने के लिए बच गया। जैसे मान लीजिए ये एक पोल है, इसकी जो है टोटल लेंथ क्या है 8 है, लेकिन 5 में से जो है आप 8 में से 5 वो चढ़ गई, अगर कोई मकड़ी है 5 चढ़ गई तो ये बचा कितना 3, ठीक, बचा 3। फिर कह रहा है कि अगले घंटे में जो शेष बचा है, जो 3 बचा है, उसका 12/1/2%। तो 12/1/2 का प्रतिशत का जो है फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। यानी कहने का मतलब अगर शेष लंबाई उसकी 8 रही होती तो अगले क्षण में कितनी चढ़ जाती, 3 मीटर चढ़ जाती, या 3 यूनिट चढ़ जाती, ये कह सकते हैं। देखिए पहले वो क्या हुआ, टोटल लेंथ हमने मान लिया 8, वो चढ़ी कितनी 5 चढ़ी तो बचा कितनी लेंथ 3। फिर कह रहा है कि जितनी बची उसका जो है 1/8 वो फिर चढ़ जाती है, तो 1/8 चढ़ जाती है, यहाँ पे 1 होगा, 1/8 चढ़ जाती है, यानी 8 में 1 चढ़ गई। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा कि पहले शेष हमारा यहाँ 3 था, यहाँ शेष हमारा 8 दिखाई दे रहा। तो इन दोनों को हम करेंगे आपस में बराबर करने के लिए। देखिए इसका 8 का यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। देखिए अब हो गया दोनों बराबर। अगर हमने 8 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो हमें 8 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा, और अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो हमें 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा। यानी नया रेशियो हमारा क्या बन गया, अगर टोटल लेंथ हमारा आ गया 8 हटाए 64, यानी टोटल लेंथ हमारी क्या हो गई पोल की 64, और उसमें से उसको दूसरे घंटे में कितनी चढ़ी 3। दूसरे घंटे में देखिए ये दूसरे घंटे में चढ़ी गई लेंथ है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई लेंथ आ गई 3। अब कह रहा है कि पोल की जो एक्चुअल ऊंचाई है वो है 192 मीटर, 192 मीटर, यानी 64 रेशियो का मान दिया गया है 192 मीटर। तो एक रेशियो का मान हम यहाँ से निकालेंगे, एक रेशियो का मान अगर निकालेंगे तो 64 तिया आपका होता है 192, तो 64 तिया 92, यानी एक रेशियो का मान आ गया 3। तो कह रहा है कि दूसरे घंटे में जो चढ़ी गई ऊंचाई है वो कितनी है, तो यहाँ रेशियो में दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी है 3, तो 3 रेशियो का मान क्या होगा 3 × 3 यानी 9 मीटर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस तरह से देखिए परसेंटेज हमने कर दिया ख़त्म। वीडियो तो काफ़ी लंबा बन गया, कोई बात नहीं, ये परसेंटेज यहीं पे होता है ख़त्म। अब अगला चैप्टर हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए परसेंटेज को हमने समाप्त कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, इसी तरह से हम चलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए।